अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो हमने आज पढ़ने थे। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे लिखते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे लिखते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा हमारे पास है और हमें इसकी एनालिसिस सीखनी है डाटा की ना। इसके ऊपर सवालात आएंगे एग्जाम में आपके पास। तो एनालिसिस करते हुए आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो आपने आज यहाँ फैक्टर्स से स्टार्ट करना था ना बेटा। ये फैक्टर्स तो आपने पढ़ना शुरू नहीं किए थे ना। जरा बताएं मुझे जरा प्लीज। जी, फैक्टर से पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो पहला जो फैक्टर है जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो ये है कि देखें, किसी भी फैक्टर को आप पढ़े ना, वो इस बात लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी कि जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये रेड कलर का न्यूक्लियस है। इसके और इलेक्ट्रॉन के बीच जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, उतनी आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस फोर्स को कौन कम ज्यादा करता है ये हम पढ़ रहे हैं। तो इस फोर्स को कम ज्यादा करने में पहला रोल है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन्स। अब इसमें हमने कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे ना, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। इसमें एग्जाम्पल में हमने दो एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, अगर आप सेंटर में देखें इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। जबकि हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है। दो प्रोटॉन हो जाने की वजह से एनर्जी में देखें फर्क आ रहा है। यहाँ जो एनर्जी है वो है 1310 किलो जूल्स पर मोल, और यहाँ जो एनर्जी है वो है 2370। एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर हो गई। यहाँ पे आपके पास क्या है, यू हैव अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मोर प्रोटॉन्स हैं। इसलिए आपके पास यहाँ से ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक वजह तो ये है।
ये क्लियर है बेटा? पहला फैक्टर प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपके पास एटम का रेडियस, डिस्टेंस। ये वो जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, वो वैलेंस शेल से निकलता है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फर्स्ट। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलता है जो सबसे दूर होता है। तो अगर हमारे पास दो एटम्स हैं और हमें उनका रेडियस पता है, एटम का रेडियस क्या होता है? आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? आखिरी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम में कितना दूर है। आप ये देखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा ना, उतना उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ इनवर्स रिलेशन बनाया है। हमारे पास एग्जाम्पल है हीलियम और लिथियम की। हीलियम में अगर आप देखें तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की 2370, जबकि इसके प्रोटॉन 2 हैं। लिथियम के प्रोटॉन 3 हो गए पर एनर्जी कम पड़ गई है। प्रोटॉन बढ़ गए पर एनर्जी कम पड़ गई है। वजह यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला, दिस इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और मैंने यहाँ रेडियस भी लिखा हुआ है, इंटू 10⁻⁻9 ऑफ अ मीटर। ये इसका साइज है, ये इसका 10⁻⁻9 ऑफ अ मीटर। तो रेडियस जो है वो हीलियम का है 0.14 और लिथियम का 0.15। सर लिथियम जो इसका है आयन वो, जी सर इसका आयन जो होगा उसकी तो एनर्जी इससे ज्यादा होगी ना हीलियम के। जी, वो होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी लिथियम+1 की, वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एक तो आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिथियम+1 जो है, लिथियम+1 जो होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे 3, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2, और इसका जो रेडियस है, पहले तो मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताऊं, पर ये कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कहलाएगी। वो होगी, डेटा से देख के बताता हूँ मैं आपको, 7300 आई थिंक, लिथियम की ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जी, लिथियम की ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये रही 7300, 7300 किलो जूल पर मोल है वो, बिल्कुल। तो वो आपके हीलियम से ज्यादा है, क्योंकि एक तो वो डिस्टेंस भी कम है ना, हीलियम से भी कम डिस्टेंस होगा। देखिएगा यहाँ रेडियस, देखिएगा इसका, लिथियम+1 का रेडियस देखिएगा, बहुत छोटा होगा, हीलियम से भी छोटा होगा, 0.06 है, ये रहा 0.06। तो ये होगा 0.06 इंटू 10⁻⁻9 ऑफ अ मीटर, ठीक है। लिथियम+1 की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो प्रोटॉन भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको ये? चलिए, तीसरा जो फैक्टर है ना, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, ये आपका सिर्फ तब नजर आता है काम करते हुए जब किसी ग्रुप को स्टडी करें।
जब तक आप ग्रुप को स्टडी नहीं करेंगे ना, आपको शील्डिंग इफेक्ट काम करते हुए नजर नहीं आएगा। इसलिए मैंने लिखा है दिस फैक्टर बिकम्स ऑब्वियस व्हेन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डेटा फॉर अ ग्रुप इज स्टडीड, एग्जांपल ग्रुप 1। तो मैंने डेटा बुकलेट में से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सारे लिख लिए हैं यहाँ पे ना, पहले 4 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इन सब की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ लिख दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट पर एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 519 से कम होकर 494, उससे कम होकर 418, उससे कम होकर 4030 हो रही है, जबकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन जो है वो 3 से 11, 11 से 9, 19 और 19 से 37 हो गए प्रोटॉन्स, पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमने नोट कर लिया। अब जब हम इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम हुई, वहां हमारे सामने एक तीसरा फैक्टर सामने आएगा। पहला तो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को देखें तो वो तो धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, 3 से 4 नहीं हो रहे, 3 से डायरेक्ट 11 हुए थे, 11 से 12 नहीं हुए थे, डायरेक्ट 19 हुए थे, 19 से डायरेक्ट 37 हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन तो जंपे मार रहे हैं, प्रोटॉन सॉरी। तो उससे तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो उसको तो हम क्रेडिट नहीं देंगे ना, क्योंकि एनर्जी तो कम हो रही है, तो इसका मतलब है वो हार रहा है, उसको कोई ना कोई काउंटर बैलेंस कर रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है, वो तो चाह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाए, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली वीक पड़ रही है। एनर्जी ये बता रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक पड़ रही है नीचे जाते हुए। ऐसा कौन से फैक्टर हैं जो एनर्जी को वीक कर रहे हैं? तो उसका जवाब है 2। तो रीजन में लिखा हुआ है, मैंने न्यूक्लियर चार्ज में लिखा हुआ है डिस्पाइट एन इंक्रीज इन प्रोटॉन्स दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बेशक प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होते हुए दिख रही है। वजह है, पहला है एटॉमिक रेडियस, इनका साइज। इन सबका अगर आप साइज देखेंगे ना डेटा बुकलेट में से, तो नीचे जाते हुए ग्रुप में साइज बढ़ता है। ये अभी आप पढ़कर आ रहे हो, पहले एक ग्रुप में नीचे आते हुए साइज बढ़ता है। ठीक है, तो ग्रुप में साइज बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए नए शेल्स में जा रहे हैं। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखें, ये लॉजिक देखें। ये लिथियम की सबसे पहले ऊपर लिथियम बना हुआ है, ये नंबर 1 पे ना लिथियम है, नंबर 1 पे लिथियम है, नंबर 2 पे सोडियम है, ये नंबर 3 पे पोटेशियम है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ होता है, ये शील्डिंग थी। इसको मैं ब्लू कलर से कर दूं, ये शील्डिंग है। ये ब्लू कलर से जो है ना, शील्डिंग है। शील्डिंग किसे कहते हैं, इसकी लॉजिक समझें जरा। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल करके समझाऊंगा आपको। फर्स्ट करें, आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, यहाँ मैं साइड में लॉजिक समझा रहा हूँ, मिटा दूंगा। ये आपके पास प्रोटॉन्स हैं। इसको सोचें, एक बंदा है, एक इंसान है, एक बंदा है। प्रोटॉन के बाद आगे एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा एक तीसरा बंदा है। ठीक है, अब प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, अपने पास बुलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट करें एक तीसरा बंदा जो है, पहला बंदा तीसरे बंदे को खींचे। फर्स्ट करें एक लड़का खड़ा हुआ है, दूसरा लड़का उसको अपने पास खींचता है। ठीक है, ये अपने पास उसको पुल करता है, 1 अपने पास 3 को खींचता है। ठीक है, रास्ते में बीच में एक और बंदा आ जाता है, इन दोनों के बीच में एक और बंदा खड़ा हुआ है। जैसे ही तीसरा बंदा खींचेगा, तो वो 1 की तरफ बढ़ेगा, तो 2 से भी करीब आएगा। जब 1 की तरफ बढ़ेगा, तो 2 से भी करीब आएगा। अब 2 और 3 की नहीं बनती, क्योंकि ये 2 जो है ना, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, 2 इज अनदर इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 को भी नेगेटिव समझें, 2 का चार्ज भी आप नेगेटिव समझें, और 3 का चार्ज भी आप नेगेटिव समझें। तो 3 2 के पास जब जाएगा, और 3 2 के पास इसलिए जाएगा क्योंकि एक्चुअली इसको 1 खींच रहा है, तो यहाँ बीच में इनके क्या पैदा होगी, यहाँ बीच में
जैसे 3 2 के करीब आएगा, यहाँ क्या पैदा होगी, बताओ भाई। रिपल्जन होगी ना। रिपल्जन। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये पुलिंग फोर्स के अपोजिट एक्ट करेगी ना। 2 3 को धक्का मारेगा किस डायरेक्शन में, पुल के अगेंस्ट। पुल के अगेंस्ट 2 क्या क्रिएट करेगा, पुश। पुल 2 3 को पुश करेगा अपने से दूर, तो उससे जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन 1 की पुल पे क्या फर्क पड़ेगा। 1 का जो पुल है वो पहले के मुकाबले में इस पुश की वजह से, इस पुश की वजह से ये पुल क्या हो जाएगा, पहले से कमजोर, जी डिक्रीज हो जाएगा। इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। 2 3 को शील्ड कर रहा है 1 से। अगर 2 बीच में ना हो तो 3 को 1 अपने पास ज्यादा आसानी से खींच लेगा। 2 के बीच में होने की वजह से 1 3 को इतनी आसानी से खींच नहीं पा रहा। तो ये जो लॉजिक है इसको हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस बना हुआ है, ये देखें रेड कलर से न्यूक्लियस बना हुआ है, और जिस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है ना वो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैंने बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हो रही है, ये हम निकाल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे ना उतना शील्डिंग होगी। अगर मैं लिथियम में देखूं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीच में, और सोडियम में 10 हो गए, 1s2 2s2 2p6। पोटेशियम में 18 हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ग्रुप में नीचे जाते हुए इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या करते हैं, उस रेड वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं। इस लॉजिक के तहत जो मैंने आपको समझाई, ये समझ में आया बेटा सबको। अच्छा, सर डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये दोनों न्यूक्लियस से। मिलकर प्रोटॉन का सामना कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए वो कम अब इसलिए हो रही है क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और वो शील्डिंग भी बढ़ रही है। जी ये दोनों मिलकर काउंटर कर रहे हैं प्रोटॉन को। अकेला डिस्टेंस इतना बड़ा इंक्रीज प्रोटॉन का काउंटर नहीं कर सकता। प्रोटॉन कोई 1 से 2 नहीं हुए ना, 3 से 11, 11 से 19, 19 से 37, 10 10 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं एक साथ। अकेला डिस्टेंस थोड़ी इतने बड़े प्रोटॉन इंक्रीज को कम करवा सकता है। प्रोटॉन को हराने में दोनों मिलकर साथ कर दे रहे हैं एक दूसरे का। अच्छा सर जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में जो चेंज होगा मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन किस जितने उससे बढ़ रहा है वो हमेशा इंक्रीज होगा ना। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो यहाँ कहीं नहीं लिखी हुई बेटा। नहीं सर अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या अगर उसकी चेंज में मतलब फर्स्ट से सेकंड हम अगर 1000 सेकंड लग और रहा है थर्ड तो की हम सेकंड से सेकंड और थर्ड में थर्ड ज्यादा की लगना चाहिए ना उससे। सेकंड और थर्ड की अभी हम बात नहीं कर सकते। हमें पहले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा पूरा, फिर हम सारी बातें कर सकेंगे, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कहानी चली कहाँ से थी गई कहाँ पे। अच्छा देखें, जो मैं आपको बातें वर्बली बता रहा हूँ ना, ये मैंने अच्छे खासे साफ सुथरे नोट्स लिखवा के आपको भिजवा दिए हैं। आपके ग्रुप पे आ गए हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये अभी आपने पहला फैक्टर पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, इसके बारे में जो आपको जानना है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये तीसरा फैक्टर है शील्डिंग जो आप अभी पढ़ रहे हैं। देखें नोट्स में शील्डिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the outer electrons and the nucleus increases, the outer electrons feels less attraction towards the nucleus. This lessening of the pull of the nucleus by inner shell of electrons is called shielding. ये इसका दूसरा नाम है स्क्रीनिंग। समझ में आई बेटा। अच्छा फिर जो है आपने ग्रुप वाली बात पढ़ी ना, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे कम हो रही है, ये भी इस नोट्स में लिखा हुआ है पर थोड़ा आगे ये रहा ग्रुप में।
ये है, यहाँ ऊपर लाइन से पढ़ना शुरू करें। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू शेल्स, इलेक्ट्रॉन नए नए शेल्स में जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का रेडियस बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, ये मेन रीजन है। असल बताया शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक रेडियस इतना मेन रीजन नहीं है, एटॉमिक रेडियस मदद करता है, पर जिस हिसाब से प्रोटॉन बढ़ते हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबरी का मुकाबला करते हैं, शील्डिंग और प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं मेनली। The last two factors decrease the effect of first factor। पहला जो फैक्टर है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जो लास्ट दो फैक्टर है के साथ में एटम का रेडियस भी बढ़ रहा है और शील्डिंग भी बढ़ रहा है। समझ में आई? जी हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको इनकी, क्लास में मैं खुद दूंगा आपको हार्ड कॉपी इनकी। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्जन। ये थोड़ी लंबी कहानी है, ये आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकेगी, ठीक है। जितनी मैं पढ़ा सकता हूँ उतनी मैं बता देता हूँ आपको आज। वैसे मैंने आज थोड़ी सी क्लास थोड़ी जल्दी भी खत्म करनी है, उसकी वजह है कि मेरी वेल्स के अंदर ही टीचर्स की साइंस फैकल्टी की मीटिंग है 4 बजे, तो मुझे घर से वहां पहुंचना है। आई थिंक मैं 10 मिनट पहले क्लास ऑफ करूंगा आज आपकी। सो स्पिन पेयर रिपल्जन जो है, स्पिन पेयर रिपल्जन जो है, ये जो फैक्टर है ये तब आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे नहीं नहीं बेटा अभी पढ़ना है ये। इस फैक्टर ये आपको तब समझ में आएगा काम करते हुए जब आप किस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं करता, ये बहुत एक स्पेसिफिक जगह काम करता है। तो बेसिकली इसको फैक्टर पढ़ना बेकार है, एज अ फैक्टर पहले 3 ही फैक्टर ज्यादा काम करते हैं, ये एज अ फैक्टर बहुत स्पेसिफिक जगह पे काम करता है, हर जगह काम नहीं करता। स्पिन पेयर रिपल्जन जो है, मैं समझाता हूँ कैसे क्या है ये कहानी। हमने क्या किया, हमने डाटा बुकलेट में से जाकर जो पीरियड है, पीरियड्स, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिख ली। पहले तो हमने सेकंड पीरियड पे फोकस किया, क्योंकि पहला पीरियड बेकार था, पहले पीरियड में सिर्फ हमें 2 ही एलिमेंट मिले थे, पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे, तो हमने उस पर इतना फोकस नहीं किया, हाइड्रोजन और हीलियम पे ना। तो हमने सेकंड पीरियड से कहानी स्टार्ट की। सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट है लिथियम, ठीक है। लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 519 किलोजूल्स पर मोल। फिर अगला है बेरिलियम, उसकी एनर्जी बढ़ी पर बोरॉन पे कम हो गई, ठीक है। फिर बोरॉन से कार्बन पे बढ़ी, कार्बन से नाइट्रोजन पे बढ़ी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे फिर कम हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन की 1400 थी, ऑक्सीजन की 1310 हो गई। फिर फ्लोरीन पे इंक्रीज हुई और नियॉन पे फिर कम हो, फिर बढ़ गई। तो हमने फिर पीरियड 2-3 की भी एनर्जी लिखी, क्योंकि हमें देखना था कि ये बढ़ना कम होना जो है ये कोई ऐसे है या वाकई बार बार होता है, तो ऐसा दोबारा हुआ देखें। जब हमने पीरियड 3 में दोबारा देखा तो सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो थी 494 और मैग्नीशियम की थी 736। तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम पे फिर से ड्रॉप आया, जैसे पहले आया था कि वो 577 हो गई, जैसे बोरॉन पे ड्रॉप आया था बेरिलियम के बाद। और फिर एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे इंक्रीज हुई, सिलिकॉन से फास्फोरस पे इंक्रीज हुई, और जिस तरह ऊपर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे डिक्रीज हुई थी, इसी तरह यहाँ फास्फोरस के 1060 के बाद सल्फर पे डिक्रीज हुई। ऑल तो बहुत माइनर डिक्रीज है पर है, पहले भी कोई बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं था, पहले 90 का डिक्रीज था, अब 60 का डिक्रीज है। पहले 1400 से 1310 हुई थी, अब 1060 से 1000 हुई है जी। फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो अब हमने कहा कि इसका मतलब है ये ट्रेंड एक रिपीटेटिव ट्रेंड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको प्लॉट किया, हमने इसकी प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग में प्लॉटिंग किस तरह की कि इस डायग्राम में हमने वाई एक्सिस पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखी और नीचे एलिमेंट्स लिखे। ये जो हाइड्रोजन हीलियम है ना, इसको तो छोड़ दें, ये तो फर्स्ट पीरियड प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 छोड़ दें, ये मतलब पहला पीरियड कोई ट्रेंड नहीं दिखाएगा आपको।
ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ना दो एलिमेंट लिथियम और नियॉन, ये आपका सेकंड पीरियड का पहला और आखिरी एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के अंदर एक ट्रेंड नजर आया हमें। फिर थर्ड पीरियड के जो दो एलिमेंट मैंने येलो कलर से मार्क किए हैं, सोडियम और आर्गन, तो ट्रेंड दोनों में सेम है। दोनों पीरियड में ट्रेंड ये है कि पहली चीज हम नोट कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ना इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोडियम के मुकाबले में नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और इसी तरह लिथियम की के मुकाबले में नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और इसी तरह सोडियम की के मुकाबले में आर्गन की ज्यादा है। पर दूसरी चीज हम ये नोट कर रहे हैं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, इसको मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि हमेशा ग्रुप 2 से 3 में ड्रॉप नजर आ रहा है। 2 से 3 में ड्रॉप है दोनों पीरियड्स में, और अगला ड्रॉप जो है ना वो हमें नजर आ रहा है ग्रुप 5 से 6 में। जहां पे भी ग्रुप 5 है उससे ग्रुप 6 में एक ड्रॉप नजर आ रहा है। तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन में जाना है। जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे ना, तो ग्रुप 5 से 6 की एक्सप्लेनेशन में हमें स्पिन पेयर रिपल्जन समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस का मतलब है कि यहाँ देखें, लिथियम का मैंने एटॉमिक रेडियस भी लिख लिया, साइज भी लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली, एनर्जी भी लिख ली, सब कुछ लिख लिया लिथियम के लिए ना मैंने। ठीक है, नंबर 1 लिथियम के लिए। फिर नंबर 2 ये सब चीजें मैंने बेरिलियम के लिए लिखी। ये नंबर 3 ये सारी चीजें मैंने बोरॉन के लिए लिखी हैं, और ये सारी चीजें अभी मैं कार्बन के लिए लिखूंगा आपके लिए। आपने क्या करना है, 1 को 2 से कंपेयर करना है, 2 को 3 से कंपेयर करना है, 3 को 4 से कंपेयर करना है। अभी हम 1 को 2 से कंपेयर करते हैं। मुझे बताओ 1 से 2 के मुकाबले में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई है? 1 से 2 में जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज। 519 से 900 हो गई। अब हम यहाँ तीनों फैक्टर अप्लाई करते हैं। शील्डिंग देखो क्या हुई, शील्डिंग ब्लू कलर से मैं शील्डिंग, ब्लू कलर इज फॉर शील्डिंग। शील्डिंग क्या हुई है दोनों में? कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ। सेम है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन 2s में से निकल रहे हैं। शील्डिंग कौन कर रहा है? 1s। शील्डिंग चेंज नहीं हुई है यहाँ पे लिथियम से बेरिलियम में। प्रोटॉन देख के बताओ, प्रोटॉन को क्या हुआ? ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का रेड कलर है। प्रोटॉन को क्या हुआ? प्रोटॉन इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपका रेडियस है, रेडियस एटॉमिक रेडियस का ये कलर है, रेडियस को क्या हो रहा है? ये रेडियस की वैल्यू है। रेडियस आपका कम हो रहा है। तो शील्डिंग को तो हम काउंट नहीं कर सकते कि उसने कुछ किया यहाँ पे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही। पर हाँ, हमें वाज़े तौर पे इंक्रीज होने की वजह समझ में आ रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि लिथियम से बेरिलियम तक प्रोटॉन भी इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और रेडियस भी डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये तो सही है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने फैक्टर से, प्रोटॉन और एटॉमिक रेडियस से एक्सप्लेनेबल है ये इंक्रीज। अब जरा बेरिलियम की एनर्जी को बोरॉन की एनर्जी से कंपेयर करो। एनर्जी डिक्रीज हुई है। पहली बात, एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज। मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी टू एनर्जी कंपैरिजन का मतलब क्या है। जब आपने ये दो वैल्यूज कंपेयर की थी, तो आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद पता चला कि वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज। अब यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या हुई है? तो हमें वो वजह ढूंढनी है जिससे वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज हुई है ना सर। जी, तो क्रेडिट जाएगा शील्डिंग को। क्रेडिट किसको चला गया? शील्डिंग को, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए। पर प्रोटॉन बढ़ने से तो असूलन क्या होना चाहिए था? एनर्जी बढ़ना चाहिए थी, और रेडियस भी कम हुआ। उससे भी उन पे क्रॉसेस क्यों लगाए हुए? क्योंकि उनको मैं क्रेडिट नहीं दे सकता इस चेंज का।
ठीक है, क्रेडिट किसको जाएगा भाई? शील्डिंग को। सर रेडियस कम क्यों हुआ? 2p1 एक्स्ट्रा ये शेल बड़ा है ना? ये आप पढ़ चुके हैं प्रोटॉन बढ़े बेटा, ना इसलिए। प्रोटॉन बढ़े ना। आपने अभी पढ़ा तो है पिछले टॉपिक में, शेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ साथ में प्रोटॉन भी देखने होते हैं। हाँ सर, अक्रॉस पीरियड तो वो वैसे भी डिक्रीज होता है ना, फ्रेंड हमने पढ़ा था। जी अक्रॉस द पीरियड वैसे ही डिक्रीज होता है, सबका Atomic डिक्रीजिंग होगा। radius। कार्बन का और कम होगा, ये देखें कार्बन का ये रहा 0.077 मतलब आपको बार बार रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, मुसलसल 0.077 मुसलसल कम होगा ये, कार्बन और कम हो गया। लेकिन दो फैक्टर जो है ना हर एक में सेम है, क्या होगा? हर दफा प्रोटॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस हर दफा कम होगा। पीरियड में तो प्रोटॉन बढ़ते हैं ना भाई। अब शील्डिंग चेंज नहीं होगी, देखिएगा कभी भी। कोई बता सकता है शील्डिंग क्यों कम चेंज नहीं होगी? सर शेल वही है, सब शेल उसी उसी सब शेल में है। अब आप 2p में चलते रहेंगे, अगला जो एलिमेंट आएगा कार्बन के बाद, अगला एलिमेंट कौन है भाई आपके पास? नाइट्रोजन। वो होगा 1s2 2s2, और उसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा होगा? 2p में से। उससे अगला जो एलिमेंट आएगा आपके पास, ऑक्सीजन। सर ये सारे इलेक्ट्रॉन साथ निकलेंगे, है ना? नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बस आखिरी, जिसको रेड कलर से बता रहा हूँ, रेड में से भी कोई एक। वन एस टू 2s2 2p4। अच्छा, तो ये वजह कि शील्डिंग चेंज क्यों नहीं होगी? शील्डिंग अब चेंज इसलिए नहीं होगी भाई क्योंकि हर दफा अब इलेक्ट्रॉन 2p से निकल रहे हैं। जब आप 2p में पहुंच गए ना तो शील्डिंग कौन करेगा? 2p को शील्डिंग कौन करेगा? 1s और 2s के 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो अब सब में सेम है ना। तो मैं जितने फैक्टर्स लिखूंगा ना यहाँ से यहाँ तक, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे अगले वाले से, उससे कंपेयर करूंगा उससे अगले वाले को, उससे कंपेयर करूंगा उससे अगले वाले को, उससे कंपेयर करूंगा उससे अगले वाले को, तो इन सब में मैं लिखने वाला हूँ एक फैक्टर, पहला फैक्टर इन सब में पहला फैक्टर क्या आने वाला है? शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, यहाँ पे भी आएगा शील्डिंग कांस्टेंट। और यहाँ पे भी आएगा शील्डिंग कांस्टेंट। यानी कि शील्डिंग माइनस हो गया, शील्डिंग का फैक्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब अगला फैक्टर ये बताएं कि हर दफा क्या हो रहा है प्रोटॉन्स के साथ, क्या हो रहा है हर दफा? बताओ भाई, प्रोटॉन क्या हो रहा है मुसलसल? प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। डिक्रीज होने की कोई लॉजिक है मजीद? अब
नहीं प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके लास्ट फैक्टर की तरफ कि सबका साइज यहाँ दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, आप जितनों के साइज लिखेंगे एंड में आपको एक ही जवाब मिलेगा कि सबका साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हर दफा क्या होगा, रेडियस डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज। सो अब बात आती है एनर्जी की कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन की एनर्जी कितनी थी। तो मैं ऊपर से देख के बताता हूँ। कार्बन के बाद नाइट्रोजन की एनर्जी थी 1400। तो क्या ये वैल्यू सेंस बना रही है, 1400 सेंस बना रही है कि बढ़ना चाहिए थी? इन फैक्टर्स को देखते हुए बताएं। सही है ये बात, बढ़ना चाहिए थी? बढ़ना तो चाहिए थी सर। ठीक है, तो जब उन लॉजिक से बढ़ना चाहिए थी तो इन लॉजिक से अगली वैल्यू क्या होना चाहिए 1400 के मुकाबले में? बढ़ना चाहिए, और वो वैल्यू है 1310। तो इसके बारे में कोई मसला है? इस वैल्यू के बारे में बताएं। सर ये ज्यादा नहीं चाहिए। क्या ये ज्यादा होना चाहिए ना, पर ये कम है। जी यही। बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए पर ये कम है, तो ये एबनॉर्मल बात नहीं है। जी उसको हटा देंगे इसका मतलब। किसको हटा देंगे? नहीं भाई, क्यों हटा देंगे? अब एक बदमाशी लगी हुई है कि अब वैल्यू है वो। सर अब होगी ना स्पिन पे रिपल्जन। जी, तो हमें कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है मजीद जो कि इन तीन से हटकर हो, जो यहाँ काम कर रहा हो। सही है, तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था 1310 को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा कि भाई इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है जो तुम निकाल रहे हो, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो निकलने वाला है वो अनपेयर्ड है। P2 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? जी भाई, P2 में क्या होते हैं? अनपेयर्ड होता है। और P3 में? बी अनपेयर्ड होता है। तो आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर ये इन तीनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मैंने जवाब दिया था कोई सा भी निकल सकता है क्योंकि तीनों सेम थे। ऐसे ही है। अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। अब फॉर द फर्स्ट टाइम पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कोई नहीं अभी फिलहाल, ये कोई इसके साथ कोई नहीं, ये अभी कोई नहीं। अब इसके साथ जब ये आया ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये रिपल्जन शुरू हुई। क्या हुई? यहाँ क्या शुरू हुई? रिपल्जन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, इसलिए आपके लिए उसको निकालना आसान है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक फोर्थ फैक्टर आया है। अब आपके पास एक फोर्थ फैक्टर आया है यहाँ पे, एंड दैट इज यू हैव स्पिन पेयर रिपल्जन। यहाँ पे दैट इज द फोर्थ फैक्टर, सिर्फ यहाँ काम करता है जब आप ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में जाते हैं। ये आपके पास क्या है? पेयर्ड है, इसलिए। अब आप किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होती है यहाँ पे कि अगले वाले में तो पेयरिंग बढ़ जाएगी। बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई अगले वाले में तो पेयरिंग बढ़ जाएगी, तो रिपल्जन और बढ़ जाएगी, तो यहाँ एनर्जी कम हो जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। और उसकी वजह मैं समझाता हूँ। एनर्जी है 1260। उसकी वजह ये है भाई
समझाता हूँ मैं आपको। फर्ज करें आपके घर में 3 कमरे हैं, हर कमरे में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो एक कमरे के इलेक्ट्रॉन का दूसरे कमरे के इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप रेंडमली किसी भी कमरे में जाएं और एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लें। ये है नाइट्रोजन के हालात। नाइट्रोजन में 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा पड़ा हुआ है, ठीक है, खामोशी से। अब आपके घर में दोबारा 3 कमरे में ऑक्सीजन की कहानी सुना रहा हूँ आपको। अब आपके घर में दोबारा 3 कमरे हैं, 3 कमरों में से 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं खामोशी से, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फुल फड्डा चल रहा है ना, आवाजें आ रही है आपको उस कमरे में, तो तू निकल बाहर, तू जा, नहीं तू पहले जा बाहर, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपके लिए तब निकालना आसान होगा। ठीक है। अब अगर आपके घर में ऐसे जी, अगर आपके ऐसे घर में कमरे 2 हो गए ना, तो उससे रिपल्जन बढ़ी नहीं है भाई। उसकी वजह ये कि आप एक वक्त में एक ही कमरे में जाएंगे, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है उससे आपका ताल्लुक नहीं है। तो आप जिस रूम में जाते हैं तो वो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नहीं हो जाते। तो ये जो स्टूडेंट सोचते हैं अक्सर के इस पेयर के बाद अगला पेयर आने का मतलब है रिपल्जन और हो गई, और क्यों हो गई भाई, वो अलग कमरे में फड्डा कर रहे हैं, उनका इस कमरे से क्या ताल्लुक है। हर कमरे में 2 लड़ सकते हैं, उसका बराबर वाले कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बराबर वाले में 2 अलग लड़ रहे हैं, वो एक अलग मसला है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आपके पास, सॉरी मैंने एनर्जी गलत देख ली, ये मैंने इसकी एनर्जी देख ली, इसकी एनर्जी कितनी थी, 1680 थी, फ्लोरीन की एनर्जी 1680 है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ गई। अब मुसलसल एनर्जी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि अब स्पिन पे रिपल्जन वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट हो गया ना। पहले भी जितना था उतना अभी भी उतना ही है, आगे भी उतना ही है। अब ये 3 फैक्टर दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे कि शील्डिंग काम नहीं कर रही, प्रोटॉन बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, अब नॉर्मल एनर्जी बढ़ेगी, रेडियस कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है बोल रहा हूँ। और ये आखिर में नियॉन की एनर्जी है 2080। सर मतलब स्पिन पे रिपल्जन है लेकिन उतनी है, तो उतना हाँ, अफेक्टिव स्पिन पे रिपल्जन या तो होती है या तो नहीं होती, कम ज्यादा नहीं होती। या तो इलेक्ट्रॉन, या जैसे ये है P1 है, अब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो स्पिन पे रिपल्जन नहीं है। P2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, स्पिन रिपल्जन नहीं है। P3 है, तीनों अनपेयर्ड है, स्पिन रिपल्जन नहीं है। P4 है, एक जगह स्पिन रिपल्जन है। P5 है, 2 जगह स्पिन रिपल्जन है, पर आप तो उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होगे ना, एक पेयर में के ऊपर काम कर रहे हो, दूसरे पेयर से आपका क्या ताल्लुक है। एनर्जी लेकिन इसलिए बढ़ सर रही है क्योंकि जो एनर्जी इसलिए एटॉमिक बढ़ रही है रेडियस। क्योंकि आप प्रोटॉन मजीद बढ़ गए और डिस्टेंस और कम हो गया। सर पहले लेकिन 8 प्रोबेबिलिटी तो होगी ना कि हम उसमें से निकाल लें, जैसे कि उस कमरे में से निकाल लें जिस कमरे में फड्डा हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना कि वहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें से ही निकलेगा जिसमें रिपल्जन हो रही है, क्योंकि आप एनर्जी जो देते हो ना वो 0 जूल से स्टार्ट करते हैं एनर्जी निकालने के लिए। तो जो सबसे आसानी से निकलता होगा वो खुद ही पहले बाहर आ जाएगा, तो सबसे आसानी से रिपल्जन वाला निकलेगा ना। तो सर जो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और जो प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, तो वो उसको काउंटर कर रहा है, स्पिन पे रिपल्जन की जो एनर्जी है। जी जी जी, पहले नहीं कर रहा था इतना। वो दोनों फैक्टर बढ़ाना चाह रहे थे, इस फैक्टर ने एनर्जी को कम करवा दिया। ये वाहिद जगह है जहाँ पे स्पिन पे रिपल्जन नजर आती है आपको। तो सर नियॉन में भी स्पिन स्पिन पे रिपल्जन होगी, लेकिन वापस से बाकी फैक्टर्स आ रहे जी, इन सब में क्या होगा, स्पिन रिपल्जन कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पिन पे रिपल्जन इंट्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे सर कांस्टेंट भी लिख लें। यहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुई है। यहाँ पे स्पिन जितनी इंट्रोड्यूस हुई थी ना उतनी रहेगी बाद में। अब ये तो कांस्टेंट है, बढ़ी नहीं है, कांस्टेंट है। बढ़ क्या रहा है, प्रोटॉन नंबर। समझ में आई? तो इतनी कहानी पढ़ना पड़ी हमें कि हमें समझ में आए कि स्पिन रिपल्जन क्या होती है। सही है भाई, क्लियर है सबको? जी सर।
ये लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सही, मजा आ रहा है। जी सर। सो चलें अब आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, अभी कहानी बाकी है। वो कौन सा होता है वो जान कार्टून है ना, अभी सर इसमें मंडे से बहुत स्कूल खुल रहे हैं? लेवल्स काफी हैं। हाँ तो मंडे से अल्लाह करे खुल जाए बेटा। सर का जोक खराब कर दिया है। हाँ चलें भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।